ओके, 10th क्लास नेशनलिज्म इन इंडिया आपका लास्ट टॉपिक है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब एक्चुअली इंडियंस को फ्रीडम स्ट्रगल के लिए यूनाइट करना था। अलग अलग स्ट्रगल्स कर करके सब देख चुके थे और कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जहाँ पर सारे इंडियंस को हम ये मोटिवेट कर सके, बोल सके कि यू आर अ पार्ट ऑफ सिंगल नेशन। और अब आपकी जो लड़ाई है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई है, अपने खुद के गोल्स के लिए नहीं है। तो यहाँ पर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग हमें वही सब चीज़ें समझनी है। नेशनल स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। नेशनलिज्म की फीलिंग आप तभी प्रॉपर्ली स्प्रेड कर सकते हो जब लोगों को ये लगे कि वो एक ही देश का पार्ट है। When they discover some unity, कोई ऐसी यूनिटी जो आपको बांध के रखती हो। अब ये सारी चीज़ें जो है वो सारी साकार कैसे की जाएगी, लोगों के दिमाग में ये कैसे हम इनकलकेट करें कि हम एक ही देश के नागरिक हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़, रीजन्स, लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं। तो इन सबको कलेक्टिवली हम एकजुट कैसे करें। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। ये कहाँ से आएगी कि हमने यूनाइटेडली अभी तक स्ट्रगल करा है अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपने गोल्स के लिए। बट देयर वर ऑल्सो वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे कल्चरल प्रोसेस भी हैं जो कि लोगों की इमेजिनेशन को शेप करने में हेल्प करते हैं। हिस्ट्री है, फिक्शन है, फोकलोर है, सॉन्ग्स है, हमारी पुरानी लोक कथाएं जो होती है, लेजेंड्स के बारे में हो सकती है, फेरी टेल्स हो सकती है, इस तरह की चीज़ें हैं, पॉपुलर प्रिंट्स हैं, सिंबल्स हैं, ये सभी नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में, उसको बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अब आइडेंटिटी ऑफ नेशन अगर हम देखें तो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि लोगों ने देश को लेकर एक इमेज बनाना शुरू कर दिया था, उसको पर्सोनिफाई करा था, मानवीकरण, किसी ह्यूमन फिगर में उसको ट्रांसफर करा था। तो इसी तरह से इंडिया को भी ट्रांसफर किया गया था 20th सेंचुरी में इस नेशनलिज्म को फीलिंग को स्प्रेड करने के लिए। और यहाँ पर सबसे पहली इमेज भारत माता की जो बनाई गई थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। उसके बाद 1870s में इन्होंने भारत माता को ही प्रेस करने के लिए हिम लिखा था, वंदे मातरम, जो कि आज हमारा नेशनल सॉन्ग है। वंदे मातरम। और उसके बाद फिर इनकी एक नोवेल थी आनंदवन, उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। और जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो उस वक्त ये सॉन्ग जो है आगे बढ़ बढ़ के सबसे पहली बार वहीं पर ही गाया गया था। उसके बाद मूव बाय द स्वदेशी मूवमेंट, इस स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर्ड होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी एक इमेज बनाई थी भारत माता की। और ये जो पेंटिंग आपको साइड में चैप्टर के दे रखी है, ये अवनींद्रनाथ टैगोर की बनाई हुई पेंटिंग है। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर, एक ऐसा फिगर जिसको देखकर आपको अच्छे श्रद्धा वाले भाव आते हैं। शी इज काम, शांत है, कंपोज, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें हर चीज़, हर क्वालिटी इन्वॉल्व है। डिवाइन, जिसको देखकर आपको पूजनीय फीलिंग आती है, जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां देखकर, तस्वीरें देखकर आती है। स्पिरिचुअल, एक अच्छे भाव, प्योर आपकी जो फीलिंग्स आती हैं। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, ये जो इमेज के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको लर्न करना है। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, उसके बाद आने वाले टाइम में भारत माता की जो इमेज थी वो अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग पिक्चर्स में पिक्चराइज हुई अलग अलग आर्टिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको भारत माता की जो इमेज है वो एलिफेंट के आगे है, साथ में लायन है, नेशनल फ्लैग है। तो कभी नेशनल जो अपना मैप है वो पीछे होता है या फ्लैग के साथ में, या कभी लायन के साथ में है, कभी किसी और सिंबल के साथ में है। तो इस तरह से अलग अलग टाइम पर भारत माता की इमेजेस चेंज होती चली गई हैं। उसके बाद क्योंकि अलग अलग आर्टिस्ट ने बनाई थी, डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एन एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। इसके प्रति श्रद्धा रखना, डिवोशन रखना, यानी आप देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। से इंडियन फोकलोर को भी हम रिवाइव करेंगे, तो ये भी एक तरीका था नेशनलिज्म की फीलिंग को आगे बढ़ाने का। इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया, नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोकटेल्स। और इसी के अलावा, इसी के साथ में लेट 19th सेंचुरी के अंत तक आते आते बहुत सारे नेशनलिस्ट ऐसे थे जो अलग अलग एरियाज में जाके वहाँ की जो फोक टेल्स थी, जो गागा के लोग सुनाते थे बैलाड्स की फॉर्म में, उनको कलेक्ट करने लगे। अलग अलग जाके टूर करे, फोक सॉन्ग्स और लेजेंड्स के बारे में जो स्टोरीज थी उनको कलेक्ट करा। These tales they believe gave a true picture of traditional culture। इनका मानना था
कि यही जो कथाएं हैं हमारी, इसमें हमारा सच्चा भारत, जो ट्रू पिक्चर है भारत की, वो नज़र आएगी, ट्रू जो कल्चर है हमारा वो दिखेगा, और यही हमें दिखाएगा कि किस तरह से हमारे एक अच्छे साफ सुथरे इमेज वाले भारत को, हमारे जो प्योर कल्चर था उसको करप्टेड लोगों ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि कॉलोनियल रूल की वजह से हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय हो चुका है। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इस फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करें, ताकि हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी वापस बना सकें और अपने आप पे गर्व महसूस कर सकें कि हम एक गौरवान्वित देश का हिस्सा हैं। इन बंगाल में यही काम रविंद्रनाथ टैगोर ने भी करा। वो भी अलग अलग एरियाज़ में जाकर बलाड्स, नर्सरी, राइम्स, मिथ्स वगैरह उनको कलेक्ट करा और नई तरीके से री-इंटरप्रेट करके लोगों के सामने रखा। उसी तरह से फिर मद्रास के अंदर नतीशा शास्त्री थे, जिन्होंने सारी जो तमिल फोक टेल्स थी उनको कलेक्ट करके द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से 4 बल्कि वॉल्यूम्स में वापस रीडिस्कवर करके लोगों के सामने रखा। इनका भी मानना था कि फोकलोर जो है हमारा नेशनल लिटरेचर है, और इसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप, जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट आपका आगे बढ़ा, जो नेशनल लीडर्स थे वो और ज़्यादा अवेयर हो गए कि इन आइकन्स को, सिंबल्स को कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि हम लोगों को कनेक्ट कर सकें और एक फीलिंग जो नेशनलिज्म की उसके लिए इंस्पायर कर सकें। अब ऐसे ही स्वदेशी मूवमेंट जो कि बंगाल में हुआ था, उस टाइम पर एक ट्राई कलर फ्लैग यूज़ किया गया था, जिसमें जो 3 कलर थे वो थे रेड, ग्रीन एंड येलो। अगेन आपको ये ध्यान रखना है, इट हैड 8 लोटसेस। इन 3 कलर के अलावा इसमें 8 लोटस भी थे, जो कि 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। यानी 8 प्रोविंसेस ब्रिटिशर्स के हाथ में है, उनको हमें फ्री कराना है। उसके अलावा एक क्रेसेंट मून था, क्रेसेंट मून इस शेप का, क्योंकि मून जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों से ही एसोसिएटेड है, दोनों की धार्मिक वैल्यूज के साथ में जुड़ी हुई है, तो क्रेसेंट मून का इस्तेमाल किया गया था ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट किया जा सके। फिर उसके बाद 1921 में गांधी जी ने भी स्वराज फ्लैग जो डिज़ाइन किया था, इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर, ये भी ट्राई कलर का ही था, और इसके अंदर जो कलर थे वो थे रेड, ग्रीन एंड वाइट। पहले वाले में जो हमने स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर देखा उसमें येलो कलर था, और स्वराज फ्लैग के अंदर जो था वो वाइट कलर था, और बीच में एक स्पिनिंग व्हील था, इसके अंदर चरखा, जो कि गांधी जी चरखे पे ही अपना सारा काम कपड़ा वगैरह बनाया करते थे, तो चरखा उन्होंने बीच में लगाया था, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, जो गांधी जी की सोच को दर्शाता था कि हमें अपनी मदद खुद करनी है। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट, जब जब भी प्रोटेस्ट मार्च वगैरह करे तो उसको आगे प्रॉपर्ली इस तरह से होल्ड करके चलना, ये दिखाता था कि वी केम हियर फॉर आवर फ्रीडम, हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए आए हैं। Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. एक और तरीका था, वो था reinterpretation of history, हिस्ट्री को नई तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए। By the end of the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently, क्योंकि कई लोगों को समझ में आ गया था कि लोगों में अगर हम सेंस ऑफ प्राइड वाली फीलिंग वापस डेवलप करनी है तो हमें अपनी इंडियन हिस्ट्री को नई तरीके से सोचने की ज़रूरत है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे इतिहास में क्या क्या डिस्कवरीज थी, जैसे साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनमें हमने क्या डिस्कवर करे, मैथमेटिक्स में ज़ीरो है, उसके अलावा बहुत सारे डिजिट्स हैं, डेसिमल है, ये सब इंडिया की डिस्कवरी है, तो हमें इनको रीडिस्कवर करके लोगों को, यानी रीइंटरप्रेट करके लोगों को बताना है कि कितना गौरवान्वित हमारा इतिहास रहा है। द ब्रिटिश सॉ इंडियंस, क्योंकि ब्रिटिशर्स की नज़र में इंडियंस क्या है, बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है और अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते। इन रिस्पॉन्स इंडियंस बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट। इसके बदले इंडियंस ने क्या करा, अपने जो इंडिया के ग्रेट अचीवमेंट्स थे उनको वापस निकालना शुरू करा। दे रोड अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स, हमारे जो ग्लोरियस डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में लिखा। When आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जब पुराने ज़माने में हमारा आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलोसफी, क्राफ्ट, ट्रेड, ये सब पूरी दुनिया में फ्लरिश हो रहा था। दिस ग्लोरियस टाइम इन दिस देयर व्यू वॉज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। ये जो ग्लोरियस टाइम था हमारा, इसके पीछे अब डिक्लाइन शुरू हो गया है इसके बाद में, क्योंकि इंडिया कॉलोनाइज्ड हो चुका है।
अगर कॉलोनाइज नहीं होता तो हम इतिहास को लेकर आगे और डिस्कवरीज करते और ज़्यादा हमारा नाम होता। These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievements. ये हिस्ट्री हमें वापस अपने अचीवमेंट्स पे, अपने पास्ट पे गर्व महसूस करने को मदद करेगी, उसको मजबूर करेगी हमें, और साथ में मोटिवेट भी करेगी कि हमें अपने इंडिया को इस मिजरेबल कंडीशन से बाहर निकालना है, हमें आगे स्ट्रगल करना है ताकि हम वापस से अपना वो लॉस्ट प्राइड अचीव कर सकें। These efforts to unite people were not without problem. अब ये सब काम इतना आसान नहीं था, लोगों को वापस एकजुट करना इतना इजी टास्क नहीं होता है। With the past being glorified, क्योंकि जब हम पास्ट वापस ग्लोरीफाई करने की बात कर रहे थे तो हमने जब इतिहास खंगाल के देखा तो ज़्यादातर अचीवमेंट्स जो दिखे वो सारे हिंदू वाले दिखे। When the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. और ऐसी कंडीशन में बाकी कम्युनिटीज़ अपने आप को अलग थलग महसूस कर सकती हैं। तो यहाँ पर सिंबल्स को, आइकन्स को यूज़ करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे यूज़ करें कि कोई अपने आप को अलग महसूस ना करे। जैसे हमने देखा कि क्रेसेंट मून हिंदू मुस्लिम दोनों को यूनाइट कर सकता है, तो इस तरह से चीज़ों को डेवलप किया जाए ताकि किसी को ये ना लगे कि हम इस देश का पार्ट नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर।